ज्वार भाटे के प्रकार आवर्ती के आधार पे, और आवर्ती के आधार पे ज्वार भाटा 3 टाइप का है। दैनिक, अर्धदैनिक और मिश्रित। अगर आधे दिन में ही एक पूर्ण ज्वार आए, ये क्या नई समस्या शुरू हुई इधर? या हमें समझता है आज ही बजाए? आज कुछ ज्यादा ही आवाज है। ये सोचो हम 2 साल से इसको हैंडल कर रहे हैं। जैसे हमने ये कोचिंग शुरू की और सामने ये समस्या शुरू हुई। अब ये चलता है, शहरों में ऐसे ही चलता है। तो अगर आधे दिन में एक पूर्ण ज्वार आए तो हम बोलते हैं अर्धदैनिक ज्वार। और अगर पूरे 24 घंटे बाद में, विलंब समय अलग, अगर पूरे 24 घंटे बाद में पूर्ण ज्वार आए तो हम क्या कहते हैं? दैनिक ज्वार। तीसरा होता है मिश्रित ज्वार, जिसमें इसकी फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है, जिसका सीधा मतलब ये होता है कि ज्वार, उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच में अगर ऊंचाई में डिफरेंस हो, सामान्य तौर पे ये होता है कि जितना ऊंचा उच्च ज्वार जितनी ऊंचाई का होगा, निम्न ज्वार इतना ही निम्नतम बिंदु पे जाएगा। 6 मीटर तो 6 मीटर, 10 मीटर ऊंचा जाएगा तो 10 मीटर नीचा जाएगा। अगर इस हाइट में डिफरेंस आए तो हम उसको कहते हैं मिश्रित ज्वार। समझ में आ रही बात? अब 3 प्रकार के ज्वार है टोटल आवृत्ति के आधार पे। फिर आते हैं उत्पत्ति के आधार पे। फिर उत्पत्ति में हम आगे पढ़ते हैं, पहले हम आवृत्ति को देख लेते हैं एक बार, ठीक है? तो ये उत्पत्ति में जाएगा और इसके बाद में 2-3 फोटो और भी, वो भी सब उत्पत्ति में जाएंगे। कुछ ऐसे स्थान भी होते हैं जहां पर दिन में 2 से अधिक बार भी ज्वार आते हैं, ठीक है? जैसे साउथहैम्पटन इंग्लैंड के नीचे आया हुआ है, जहां पर दिन में 4 बार उच्च ज्वार और 4 बार निम्न ज्वार आता है। फंडी की खाड़ी कनाडा के पास में, अटलांटिक महासागर में, वहां पर दुनिया के सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। 15 मीटर तक ऊंचाई होती है उसकी हाईएस्ट। तो इस प्रकार कुछ अपवाद भी रहते हैं, और हम अपवाद भी लिखेंगे और साथ साथ में ये भी लिखेंगे कि कौन सा ज्वार या ज्वार किस टाइप से, किस कारण उत्पन्न हुआ, वो सब चीजें आएगी। यहां से अक्सर एक सवाल देखने को मिलता है हमें, और इसमें क्या बेसिकली टाइमिंग से सवाल आता है। वैसे तो हमारे को पता रहता है 24 घंटे, 12 घंटे या 6 घंटे, लेकिन जो विलंब का समय है 52 मिनट वाला, ये थोड़ा सा हमारे कई बार असहजता उत्पन्न कर देता है और हम यहाँ गलती करते हैं। अगर थोड़ा सा जल्दबाजी करेंगे तो वो डेफिनेटली गलत होगा। तो अब आप लिखोगे आवृत्ति के आधार पे, पहले एक लाइन लिख लो फिर मैं समझाता हूँ। है? लिख ली थी? पहला लिखिए, कौन सा लिखा है? पहला लिखिए अर्धदैनिक ज्वार, या दैनिक लिख लिया? नहीं लिखा है तो लिख लो, दैनिक लिख लो, दैनिक ज्वार। दैनिक ज्वार, ठीक है? अच्छा, आपसे अगर ये प्रश्न किया जाए कि पूरी पृथ्वी पर या पूरे सागरीय क्षेत्रों में इन तीनों में से दैनिक, अर्धदैनिक और मिश्रित, इन तीनों में से सामान्य ज्वार कौन सा, मतलब मोस्टली हर जगह आता है, और कुछ ऐसे हैं जो स्पेसिफिक जगह पे आते हैं, तो बताओ कि सामान्य ज्वार किसे मानेंगे? सामान्य का मतलब है कि अगर मानो कि पूरी पृथ्वी पर 100 ज्वार आए तो 80-90% ज्वार वही है, वो सामान्य ज्वार।
दैनिक, अर्धदैनिक। कैसे? हाँ, वही बात हम करेंगे अब कि कैसे। अर्धदैनिक का मतलब क्या होता है? दिन में 2 बार उच्च। ठीक है, अब देखना आप, दैनिक मन पड़े जब बोल दियो दैनिक। कल मैं थोड़ी बतायो कि दैनिक ज्वार सामान्य रूप में आवे। मारो मारो नाम बदनाम मत करया हो कि मार सा बतायो। मार सा अगर गलत भी हो जावे नहीं तो भी कहना नहीं नहीं गलती मारी आप रही है। या नहीं वे ठीक रो दे लास्ट मार सा मत फोड़े एल है। मारसा को सफाई देने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि वो पता नहीं कहां जाके बोला है कि मैंने मारसा के कारण गलत हुआ। अब देखिए क्या होगा, जैसे हाथ से बना ले, या एक चित्र हमारे पास है भी, ये पृथ्वी, ठीक है, इधर ले लेते हैं चंद्रमा को, ठीक है। अब चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण यहां पे क्या आएगा, हाई टाइड, डायरेक्ट हाई टाइड, डी बोल रहे हैं। इसके ठीक विपरीत भी क्या होगा, हाई टाइड। और ये कैसा होगा, इनडायरेक्ट, आई लिख रहा हूं मैं। अब हम इस स्थान को ए लिख रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही 12 बजे, मान लेते ये घटना 12 बजे की, ठीक है। अब इसी समय यहां पे क्या होगा, लो टाइड, और यहां पे भी क्या होगा, लो टाइड, ठीक है। अब आप देखिए, अब अपन इस ए बिंदु से शुरू करते हैं बात को। 12 बजे आया, फिर वापस 6 बजे आएगा, फिर वापस 24 घंटे में कितनी बार हुआ, कितनी बार उच्च हुआ, कितनी बार निम्न हुआ। यह हर स्थान की यही कहानी है। कुछ ऐसे स्थान है जहां पर केवल एक ही उच्च ज्वार और एक ही निम्न ज्वार आता है। बताओ, ये तो बहुत असामान्य बात है भाई। दैनिक ज्वार असामान्य बात है, क्योंकि अगर यहां ज्वार आ गया तो वापस यहां निम्न ज्वार आ जाएगा, फिर यहां फिर ज्वार आ जाएगा जैसे चंद्रमा के सामने आएगा, फिर वापस यहां उच्च ज्वार आ जाएगा, यहां फिर वापस निम्न ज्वार आ जाएगा। तो जिस स्थान पे ज्वार आता है, जनरली मान के चलिए कि दिन में लगभग हर स्थान पे 4 ज्वार आते हैं। तो 4 ज्वार का मतलब 2 पूर्ण, 2 पूर्ण का मतलब अर्धदैनिक। इसलिए हम कहते हैं कि अर्धदैनिक ज्वार सामान्य है, संपूर्ण पृथ्वी पे आते हैं, मतलब ग्रह पर। दैनिक ज्वार असामान्य है, कुछ स्थितियों में आते हैं। कब आते हैं, जब मान लो कि इसके सामने स्थल आ जाए, यहां जल हो ही नहीं, यहां जल हो ही नहीं, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये यहां से निकल के फिर जब सामने आएगा तभी उच्च ज्वार होगा, या इन दोनों में से फिर यहां वापस जाते वो वापस जल नीचे उतर जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि दैनिक ज्वार कुछ स्थानों पे आते हैं, अर्धदैनिक ज्वार वो प्रचलित ज्वार है, वो लगभग आपके हर स्थान पे आते हैं। बात समझ में आई है? हमारे मन राखण वास्ते हम कर दे रहे हो को आई समझ में नहीं आई है तो कोई बात तो कौन, अपने खाली लिखना है कि ये एक सामान्य ज्वार है जो पृथ्वी के हर स्थान पे आता है, ठीक है। और समझ में आ गई है तो और अच्छी बात है, क्योंकि 4 बार तो उसको सामना करना ही है। अब अगर कई बार ऐसी स्थिति होती है कि जब यहां ज्वार आ गया और बंगाल की खाड़ी के ठीक सामने कोई स्थल है, जल है ही नहीं, तो निश्चित तौर पे प्रत्यक्ष ज्वार तो होगा, अप्रत्यक्ष ज्वार नहीं होगा। इसका मतलब जिस स्थान बच गए वहां पे 2 ही ज्वार आएंगे। लेकिन अगर प्रत्यक्ष ज्वार के जस्ट ठीक विपरीत जलीय क्षेत्र है तो आपके उस स्थान पे 4 ज्वार आएंगे, ठीक बात है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अर्धदैनिक ज्वार सामान्य प्रक्रम में और दैनिक ज्वार
सामान्य नहीं है, बहुत कम स्थानों पे आते हैं। और फिर किसी स्थान पे दिन में 4-4 बार ज्वार आते हैं, वो स्थान तो बहुत लिमिटेड है, उनके तो नाम ही याद रखने पड़ते हैं, साउथ हैम्पटन और फंडी की खाड़ी, बस इतनी बात ही है इसमें। अब प्रश्न इसका यहां से नहीं बनता, प्रश्न बनता है कि अर्ध दैनिक ज्वार के विलंब कितना होता है, दैनिक ज्वार में विलंब कितना होता है। अब कल एक सवाल था ना कि अर्ध दैनिक ज्वार में विलंब कितना होता है, वो सवाल कल छोड़ा था ना आपने, अभी हम उसको देखते हैं। देखो क्या लिख रहा है ये कि बहुत बढ़िया सवाल था वो। हाँ, पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की घूर्णन गति दोगुना हो जाए, डबल, तो किसी स्थान हो जाने के कारण किसी स्थान पर आने वाला अर्ध दैनिक ज्वार, मतलब दिन में उसमें 4 आ रहे हैं, दिन में कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, तो सामान्य तौर पे 13 मिनट का अंतराल रहेगा। 52 मिनट का अंतराल होता है 24 घंटे में, दिन में 4 आ रहे हैं तो 13/52/4, 13 मिनट का। देखो 13 मिनट यहां लेट होगा, 13 मिनट यहां विलंब होगा, 13 इधर, 13 इधर, 52 मिनट का विलंब होगा टोटल। 24 घंटे में 52 मिनट का विलंब होता है। अब अगर दैनिक अर्ध दैनिक ज्वार है तो 13 मिनट बाद में ज्वार, मतलब 6 घंटे तो रहेगा ही, 6 घंटे के साथ में कितने और मिनट, 6 घंटे 13 मिनट, 6 घंटे 13 मिनट, 6 घंटे 13 मिनट, 6 घंटे 13 मिनट, इस तरह से 24 घंटे और 52 मिनट का अंतराल हो जाएगा। अब पृथ्वी की घूर्णन गति अगर डबल कर दी जाए तो अर्ध दैनिक ज्वार में कितना विलंब होगा, सामान्य रूप से कितना हो रहा है, 13 मिनट का। पृथ्वी की गति डबल कर दें, पृथ्वी की गति डबल कर दें, क्यों, पृथ्वी की गति डबल करने से 13 मिनट ही होगा। पृथ्वी चंद्रमा के नीचे लेट पहुंचेगी कि जल्दी पहुंचेगी, जल्दी पहुंचेगी, तो 13 मिनट रहेगा कि 6.5 मिनट रहेगा। समझ में नहीं आई बात, नहीं तो पास एक बार बड़ी उम्र में पड़े। चलो लिखो इसको, समझ में ये भी आएगा। एक सवाल और था ना, मैंने कहा कल पूछूंगा, वो यही था क्या, यही था। लिखिए, कौन सा लिखा है, दैनिक ज्वार। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले ये चित्र बनाया था, नहीं बनाया, बनाया हुआ, पहले बनाया हुआ। लिखिए कि जब किसी सागरीय क्षेत्र में, जब किसी सागरीय क्षेत्र में, जब किसी सागरीय क्षेत्र में, सागरीय क्षेत्र में दिन में एक पूर्ण ज्वार आए, दिन में एक पूर्ण ज्वार आए, अर्थात एक बार उच्च ज्वार तथा एक बार निम्न ज्वार। पूर्ण ज्वार की परिभाषा तो हम बता ही चुके हैं आपको, अर्थात एक बार उच्च ज्वार तथा एक बार निम्न ज्वार की स्थिति हो तो उसे दैनिक ज्वार कहा जाता है। दैनिक ज्वार कहा जाता है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे आज जैसे 20 जून है और बंगाल की खाड़ी में मान लो दैनिक ज्वार हुआ और दिन में एक बार ही ज्वार आया, क्या यह आवश्यक है कि 21 जून को भी दैनिक ज्वार होगा? हो सकता है, हो सकता है सर, मैं कह रहा हूं आवश्यक है कि नहीं है। हो सकता है, नहीं हो सकता, मेरा सवाल ही नहीं है।
इज इट नेसेसरी और नॉट? बोलो नॉट। हाँ बोलो ना, कुछ कदी तो अंग्रेजी आड़ो बैन दियो कर, गलत भले कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आदमी दारू पी अंग्रेजी क्यों बोला है? दारू पीने के बाद वो सोचता नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे, तो फिर उसमें क्या झिझक नहीं होती, फिर वो बैन चलन देता है, अंग्रेजी चलन देता है। पर क्या आदमी जैसे ही सचेत होता है ना, उसके बाद हजार चीज सोचता है, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, इंग्लिश बोल ली और अटक गया तो क्या होगा, अटक गया तो क्या होगा। बचपन में भाषण बोलने जाते थे जब छोटे थे, तब लास्ट में अटकते जय हिंद बोल के आते ही थे ना तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन झिझक के कारण हम बोल नहीं पाते। तो आवश्यक है कि नहीं है वो बताओ? आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि आज दैनिक ज्वार आया, इसका मतलब हो सकता है कि सामने का क्षेत्र कुछ विभिन्न अलग परिस्थिति का हो सकता है, कि जस्ट पीछे अलग कंडीशन हो, कल अलग कंडीशन बन जाए। हो सकता है कि आज चंद्रमा सामने था, कल सूर्य नया और सामने आ जाए। जरूरी नहीं है कि, मतलब ये स्थितियां क्या है कि हर घंटे परिवर्तनशील है। तो ज्वार की निश्चितता नहीं है। कुछ स्थानों को छोड़ दे तो जहां स्थल कारक हावी है वहां छोड़ दे तो निश्चित नहीं है कि भाई फिक्स इतने ही ज्वार आएंगे। एक सामान्य टाइम तय किया गया है कि भाई 6 घंटे बाद सामान्य रूप से ज्वार आता है। आप देखना हमेशा शब्द यही लिखा हुआ था कि सामान्यतः 6 घंटे बाद ज्वार आता है। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां भी आती है जब 6 घंटे 13 मिनट बाद नहीं आता है। तो ये कोई एक आवश्यक कथन होता है ना कि हाँ ऐसा होगा ही होगा, कल भी होगा, परसों भी होगा। वो अपन स्पेसिफिक रूप से लागू नहीं कर सकते कि एक होता ना एब्सोल्यूट ट्रुथ, नहीं ट्रुथ यही होगा, ये भूगोल में कभी नहीं होता। क्योंकि एक कारक, एक घटना कई सारे कारकों से प्रभावित होती है। कोई एक कारक से होती ना, जैसे घूर्णन से होती है तो हम कह देते हैं कि हाँ ये रूटीन में है तो होगी। लेकिन जब एक घटना कई सारे कारकों से प्रभावित हो तब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ये चीजें सामान्य रूप से होगी, जरूरी नहीं है कि वो आवश्यक रूप से हो। ठीक है, तो आपको ज्यादा नहीं सोचना है, इसका ऐसे सवाल भी नहीं आता, बस एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि सामान्य समझ आपकी मुद्दे के प्रति होनी चाहिए। अगर सामान्य समझ नहीं होती है तो परीक्षक आपको कहीं पर भी गच्चा खिला सकता है, वो 1 मिनट में इधर उधर ऑप्शन करके और गया काम से मामला। बहुत सरल सवाल हम सामान्य समझ की कमी के कारण गलत करके आ जाते हैं। ऐसा ना हो, इसलिए ये जनरल डिस्कशन बीच में चलता रहता है। कई बार क्या होता है कि कोई सामान्य बात होती है आपके दिमाग में है, आप पूछ नहीं पाते हो संकोच के कारण। तो ऐसे डिस्कशन से कोई छोटे छोटे गुत्थियां सुलझ जाती है कई बार, क्योंकि दिमाग में जब तक गुत्थी रहती है ना तब तक हम आगे बढ़े ना तो भी पीछे मन पीछे पड़ा रहता है। मोड़ी बात समझ में आई को नहीं, थोड़ा और आगे जाते फिर यार एक चीज समझ में आई नहीं, पूछे किसको? अब अपना ग्रुप पूरा ऐड ही है, अपने ग्रुप में तो आप ही होशियार है अब आप होशियार आदमी किसको पूछे? अगर आप अपनी क्लास में सबसे ज्यादा टॉप पे आ रहे हैं तो आप गलत क्लास में बैठे हैं। अगर आप अपनी क्लास में टॉप पे आ रहे हैं हर बार तो आप गलत क्लास में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि आप दुनिया के कंपटीशन से बहुत नीचे हो और उस गलत फहमी के शिकार हो कि मैं यहाँ टॉप कर रहा हूँ। इसलिए आपने उस क्लास की सर्वोच्चता प्राप्त कर ली है, अब आपको किसी और अच्छे स्रोत से पढ़ाई करनी चाहिए। तो मैं बारे में अपना टॉप आना ही बोल के टॉप आने का मतलब ये नहीं है 50 नंबर लाई पहली रैंक लेना आया। टॉप आने का मतलब है पूरा नंबर आना शुरू हो जाए न, तब समझ जाना कि अब इस क्लास में जितना मिल सकता था वो हमने हासिल कर लिया है। तो कई बार क्या हम हमारे ग्रुप में सबसे होशियार है, इसका मतलब ये है कि हमारा ग्रुप सही नहीं है। क्योंकि आप अपने ग्रुप में इंटेलिजेंट है ना, इसका मतलब सब लाल आएंगे या गुजर है गए गुजरों के साथ में बैठोगे तो आप उनकी जैसा सोचोगे, फिर ये न कहीं आओ तो ये नहीं आवत की उठारे टक्कर मारे मोए। आगे जाके आप अच्छे लड़कों से लड़कियों से आपकी कंपटीशन किससे होगा? बाढ़ में यहाँ कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो बच्चों को बोलता हूँ आप 2nd ईयर के हो, आप 3rd ईयर को, आपकी परीक्षा का मुकाबला दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बैठा MA का बच्चा भी वो परीक्षा देगा और आप भी दोगे। सही बात कह रहा हूं?
अब फिर आप बताओ, नॉलेज किसका ज्यादा अच्छा है? तो सर उसका है। क्यों? क्योंकि वो रेगुलर क्लासेस जाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है, और 5-5 साल किसी ने प्रोफेसर से पढ़ा है तो निश्चित रूप से कमजोर हो ही नहीं सकता। भले तथ्य आपसे कम याद हो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग जबरदस्त होती है, वो 4 सवाल आपसे ज्यादा कर लेगा समझ के आधार पे। तो मैं कहता हूं उनको कि आप 4 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ो ताकि आप उस गैप को दूर कर सको। गैप को दूर करने के लिए मेहनत ही विकल्प है, और कोई विकल्प है ही नहीं हमारे पास में। हम सोच के उनको पराजित नहीं कर सकते, लेकिन हम उनसे थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करके गैप को खत्म कर सकते हैं, और वो हमसे होती नहीं है, इसीलिए समस्या आती है। मैं वापस बिंदु पे आ रहा हूं, भटक गए। तो आपको सिर्फ नॉर्मल ये याद रखना है कि दैनिक ज्वार का मतलब ये होता है कि किसी स्थान पे दिन में एक ही पूर्ण ज्वार आए। दिन में एक ही पूर्ण ज्वार है, इसलिए उसको दैनिक ज्वार बोलते हैं। ये स्थान कोई निश्चित नहीं होते, कोई भी स्थान हो सकता है। इसलिए हमने आगे सब लाइन में क्या लिखा? ऐसे स्थान, ऐसा कोई भी स्थान हो सकता है। अगर फिक्स होता तो मैं लिखता कि बंगाल की खाड़ी का ये क्षेत्र, अफ्रीका का ये क्षेत्र, अटलांटिक का ये क्षेत्र, ऐसा निश्चित स्थान नहीं है। ऐसा सागर में किसी भी स्थान पे हो सकता है। क्लियर? आगे बढ़े। हाँ, तो हमने क्या लिखा कि ऐसे स्थान जहां पर दिन में एक बार पूर्ण ज्वार हो। पूर्ण ज्वार का मतलब क्या हुआ? 2 ज्वार, उच्च और निम्न। तो दिन में अगर पूर्ण ज्वार हो तो उसे हम क्या कहते हैं? दैनिक ज्वार कहते हैं। ठीक है, अब नीचे पैरा छोड़ के नीचे लिखोगे। हाँ, कुछ भी हो सकता है। मैं कह रहा हूं ना, चीजों में कुछ भी संभव है। हो सकता है कि 4 ज्वार आ जाए, 2-2 हो जाए, मतलब पूर्ण ज्वार हो जाए। कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि हो सकता है कि कल हम सूर्य और चंद्रमा के सीधे नीचे थे, आज हो सकता है कि चंद्रमा अलग निकल गया, सूर्य अलग निकल गया, सूर्य का ज्वार अलग आया, चंद्रमा का अलग आ गया। हो सकता है कि सामने आपके यूं कहिए कि उच्च ज्वार जैसी स्थितियां बन गई है, भयंकर ज्वार आ गया, उधर से चंद्रमा सामने आ गया। चीजें कुछ भी हो सकती है, एक कारण नहीं है ना, हजार कारण है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि ऐसा स्थान कोई भी हो सकता है, कुछ भी चीजें बन सकती है, स्थायी तो नहीं है इन चीजों में। सामान्य तौर पे हम देखते हैं इसको। देखिए, सामान्य रूप से एक ही स्थान पर दैनिक ज्वार, एक ही स्थान पर दैनिक ज्वार 24 घंटे और 52 मिनट बाद आता है। क्या ये बात सही है? दैनिक ज्वार, हमने यहां उच्च या निम्न नहीं लिखा, पूर्ण दैनिक ज्वार की बात की। लेकिन हम आगे ये लिखते कि ऐसे स्थानों पे अगला ज्वार 12 घंटे 26 मिनट बाद आएगा। ठीक बात नहीं हुई? दैनिक ज्वार कितने घंटे बाद हुआ है? पूरा दैनिक ज्वार का मतलब दोनों पूरे हो, और दोनों पूरे कब होते हैं? 24 घंटे और 52 मिनट बाद। तो जैसे मान लो कि ये स्थान है, ये या डी स्थान ले लो। अब यहां पे अगर दैनिक ज्वार की स्थिति है, तो दैनिक ज्वार की स्थिति मतलब दिन में एक बार उच्च ज्वार आ गया, अब आ गया, एक बार वापस इसमें निम्न ज्वार आएगा, दोबारा जब वापस उच्च ज्वार आएगा तो ये वापस इसी स्थान पे होगा, मतलब 24 घंटे की यात्रा करेगा। और विलंब कितना होगा? 52 मिनट का। वो 52 मिनट का विलंब क्यों, मैं आगे लिखवा रहा हूं आपको। इसलिए हम कहते हैं कि एक दैनिक ज्वार के बीच में पूरा अंतराल कितना होता है? 24 घंटे और 52 मिनट का। अगर आपसे ये प्रश्न करें कि एक दैनिक ज्वार या एक ऐसा स्थान जहां दैनिक ज्वार आया है, उस पर अगला ज्वार कब आएगा, तो अगला ज्वार मतलब क्या हुआ? निम्न हो सकता है, उच्च हो सकता है। तो निश्चित तौर पे 12 घंटे और 26 मिनट बाद, क्योंकि सीधा सा पॉइंट है कि पूर्ण ज्वार अगर 24 घंटे और 52 मिनट में आ रहा है,
तो एक ज्वार के बीच में कितना टाइम होगा? 12-26, 12-26। इसलिए हम कहेंगे कि दैनिक ज्वार वाले स्थान पर अगला ज्वार जो है वो 12 घंटे और 26 मिनट बाद आएगा। दैनिक ज्वार वाले स्थानों में अगला ज्वार कितने में आएगा? 12 घंटे और 26 मिनट बाद। अगर यहां अर्ध दैनिक करते तो फिर भाग 2 नहीं होता, भाग कितना हो जाता? तब हो जाता 6-13। अगर अर्ध दैनिक की बात आती ना कि ऐसा स्थान जहां अर्ध दैनिक ज्वार आता, वहां पे अगला ज्वार कब आएगा? 6 घंटे और 13 मिनट बाद, क्योंकि वहां दिन में 4 ज्वार आते हैं, दैनिक में दिन में 2 आता है। टोटल पूर्ण ज्वार की अवधि कितनी है हमारे पास में? ये तो याद ही रखना, रट लेना है, 24 घंटे और 52 मिनट। अब पूर्ण ज्वार की अवधि है 24 घंटे 52 मिनट, तो अगला ज्वार, ठीक है, और अगला पूर्ण ज्वार 24 घंटे और 52 मिनट। अगला ज्वार और अगला पूर्ण ज्वार, शब्दों में फर्क आ गया ना। अगले ज्वार का मतलब है कि दोनों साथ में है, सॉरी, अगला पूर्ण ज्वार मतलब दोनों साथ में। अगला ज्वार का मतलब है वो निम्न भी हो सकता है, उच्च भी हो सकता है। अगला ज्वार जो है वो 12 घंटे और 26 मिनट बाद होगा। फिर वापस अगला ज्वार कितने मिनट बाद? 12 घंटे और, तो दोनों अगले अगले ज्वार मिलेंगे तो पूरा ज्वार बन जाएगा, और 24 घंटे और 52 मिनट का अंतराल आ जाएगा। 24 घंटे नेचुरल टाइम है और 52 मिनट विलंब समय। विलंब समय कितना है? 52 मिनट का। समझ में आ रही बात? तो हम यहां पे क्या पॉइंट लिखते हैं कि दीर्घ ज्वार की स्थिति में, सॉरी, दैनिक ज्वार की स्थिति में, दैनिक ज्वार की स्थिति में अब डैश करके 2 पॉइंट लिखो नीचे। पहला बिंदु, दैनिक ज्वार की स्थिति में पहला बिंदु, किसी स्थान पर अगला ज्वार 12 घंटे और 26 मिनट बाद आएगा। 12 घंटे व 26 मिनट बाद आएगा। इसमें 12 घंटे सामान्य समय और 26 मिनट विलंब समय है। इसमें 12 घंटे सामान्य समय और 26 मिनट विलंब समय है। विलंब समय मैं आगे लिखवाता हूं आपको। 12 घंटे सामान्य समय और 26 मिनट विलंब समय है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए। इसमें एक तो लिख लिया, ये दूसरा लिखो। ऊपर क्या लिखा था? किसी स्थान पर, वापस लिखो, किसी स्थान पर। ये किसी स्थान किस सिचुएशन की बात कर रहा है? दैनिक ज्वार की बात कर रहा है, ठीक है ना, ऐसे भूलना मत। किसी स्थान पर, क्वेश्चन में लिख लो, दैनिक ज्वार की स्थिति में। क्या मन धारा मत पूर्व विश्वास है? पता क्या मार सा बात अलग अलग की कराई, अर्ध दैनिक में और दैनिक में। फिर मुझे वापस समझाना पड़ेगा। किसी स्थान पर, क्वेश्चन में लिख लो, दैनिक ज्वार की स्थिति में किसी स्थान पर अगला पूर्ण ज्वार, अगला पूर्ण ज्वार 24 घंटे और 52 मिनट बाद आएगा। चौबीस घंटे और 52 मिनट बाद आएगा। इसमें 24 घंटे सामान्य समय है और 52 मिनट विलंब समय है। चौबीस घंटे सामान्य समय और 52 मिनट विलंब समय। दैनिक ज्वार समझ में आ रहा है? अब देखिए, थोड़ा सा अपन ये सामान्य समय और विलंब समय को भी समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, जैसे ये पृथ्वी हो गई और ये चंद्रमा हो गया, ठीक है। अब देखिए आप कि यहां पे ज्वार आया, ठीक है, और ये मान लेते हैं कि आज 20 जून है,
20 जून और 8 बजे आया ये, ठीक है, ये ए स्थान है, ठीक है। अब 21 जून को वापस जब ये घूम के और यहां आएगा, उस समय चंद्रमा यहां होगा नहीं, चंद्रमा घूर्णन खुद परिक्रमण करता है और घूर्णन भी करता है, तो चंद्रमा 21 तारीख को थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब ये ए बिंदु घूम के यहां पे आने में कितना समय लगा, 24 घंटे, और फिर ए बिंदु को वापस ऊपर जाना पड़ेगा, और अब ए बिंदु आ गया यहां पे। ये बात है किस तारीख की, 21 जून की, और अब इसको टाइम यहां पे आने में कितना लगा, 24 घंटे प्लस 52 मिनट। इसलिए हम कहते हैं कि जब कोई स्थान, आज मान लो यहां पे उच्च ज्वार आता है, ये स्थान वापस घूम के 24 घंटे बाद यहां आएगा, तब उसको चंद्रमा यहां नहीं मिलेगा, चंद्रमा थोड़ा सा आगे जा चुका हो। अगर चंद्रमा की गति स्थिर होती, परिक्रमण नहीं करता, तो 52 मिनट का समय एक्स्ट्रा नहीं लगता। अगर यही प्रश्न परीक्षा में आए कि अगर चंद्रमा का परिक्रमण रुक जाए तो विलंब समय कितना होगा, होगा ही नहीं, राइट 24 घंटे बाद ही वापस द्वार आएगा। नहीं तो क्या पृथ्वी का वो स्थान घूम के और 24 घंटे बाद गाड़ी वापस आती है, जब तक सवारी आगे जाए, बस गाड़ी ना 52 मिनट और चलानी, तब जाके वो मिलती है सवारी। बेटा हैंग उल्टो हो से हो, किरणें मिल जाती है चंद्रमा की। समझ में आई बात, कौन सी वाली, 52 मिनट वाली, है ना। इसलिए हम कहते हैं 52 मिनट का विलंब होता है सामान्य समय से, कि 8 बजे आना था, पृथ्वी तो घूम के ये स्थान वापस 8 बजे यहां आ गया, चंद्रमा यहां पे नहीं था, तब 8:52 पे चंद्रमा उसको मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं कि नेचुरल टाइम कितना है और 52 मिनट क्या है, विलंब समय के पीछे एकमात्र कारण क्या है, चंद्रमा की। अच्छा, अब अगर परिक्रमण डबल हो जाए, चंद्रमा और ज्यादा स्पीड ले ले, तो 52 से 104 मिनट हो जाएगा। चंद्रमा अपनी गति को आधा कर ले तो 52 से 26 हो जाएगा। चंद्रमा की गति रुक जाए, चंद्रमा 4 गुना हो जाए, तो गुणों करे राखो बढ़ देनो 52 गुना 4 208। अब दिक्कत कहां आती है, बेड़ी बेड़ी बेटा पृथ्वी ने घुमा दे कि चंद्रमा डबल गति से घूर्णन कर रहा है, पृथ्वी भी डबल हो जाती है, तो बराबर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चंद्रमा अगर डबल हो जाए, पृथ्वी की घूर्णन गति आधी हो जाए, तो बस पहले उसको डबल करो 108, अब पृथ्वी को आधा करो, पहले उसको डबल करो 108 104 सॉरी 104, अब पृथ्वी को आधा करो 52 104 है भाई, चंद्रमा डबल हो गया 104, और पृथ्वी की गति और कम पड़ गई है, तो 104 और आधा है, तो 104 को डबल कर दो 208। समझ में कोई, मैं बात तो बताऊं, टेंशन नहीं लेनी अपने, मन था समझ में आओ कौन बात। चलो देखो, 2 स्टेप थे। चंद्रमा को क्या किया है, चंद्रमा को डबल किया, मतलब अब कितने मिनट लगेंगे, सॉरी 104 मिनट लगेंगे, ठीक है। अब पृथ्वी सामान्य गति करती है तब 104, अब पृथ्वी की घूर्णन गति हम आधी कर दें, पृथ्वी की घूर्णन गति हम आधी कर दें, तो 104 में 2 का गुणा कर दो, क्योंकि पृथ्वी अब और धीरे पहुंचेगी, तो 104 प्लस 104 और जोड़ दो, 208 नहीं हुआ। आनंद नहीं आ रहे है आनंद नहीं आ रहे, पौड़ी है कोई पियो, थोड़ो रेस्ट करो। चलो ऐसा करो, चंद्रमा को डबल कर देते हैं और पृथ्वी को भी डबल करें, तो 52 ही रहेगा। तो मैं ये कह रहा हूं, जब पृथ्वी को डबल करने से वो आधा हो रहा है, तो पृथ्वी को आधा करने से वो डबल क्यों नहीं हो रहा है, हो रहा है ना,
वो मेरी तरफ से हो रहा है, आपकी तरफ से अभी नहीं हुआ। मैं फिर कह रहा हूं एक बार, चलो चंद्रमा को आधा करके पृथ्वी को डबल करते हैं। चंद्रमा की घूर्णन गति आधी हो गई 26 और पृथ्वी हो गई डबल, बड़े 552। पृथ्वी डबल हो गई है, अब 13 मिनट हुआ ना। भाई देखो चंद्रमा डबल होगा, चंद्रमा की गति डबल कर रहे हैं। अभी अपन ने आधी की थी थोड़ी देर पहले, आधी करते हैं, पहले आधी कर लेते हैं। चंद्रमा की गति आधी कर लेंगे तो 52 का कितना हो जाएगा 26। अब आपको दूसरे वाला समीकरण सेट नहीं हो रहा है, समीकरण सेट नहीं हो रहा, चलो अपन एक तालिका बना के सेट करते हैं। थारा डेरोड़ो बड़ोड़ो है। चंद्रमा की परिक्रमण गति क्या घूर्णन, परिक्रमण, घूर्णन गति चंद्रमा की भले कितनी घूमे फास्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पृथ्वी की घूर्णन गति, इधर क्या लिखूं, टाइम नहीं, विलंब समय। टाइम, ठीक है। अब अपन देखते हैं एक एक बिंदु को। अब देखो ध्यान से समझना, बात समझ में आ जाएगी। और ये 52 मिनट याद रखना, ये नेचुरल है, ये वर्तमान की स्थिति है। अब हम अपने हिसाब से पृथ्वी को घुमाएंगे करेंगे, अब अपन खुद देवता बन जाए ना तो ये स्थिति होने वाली है। सबसे पहला कि अगर चंद्रमा की परिक्रमण गति को हम डबल करें, दुगुना करें, आज बोर्ड और लास्ट दिन है, कल ये बोर्ड चेंज हो जाएगा क्योंकि आज मुझे ये परेशान कर रहा है। ठीक है, डबल कर देते हैं। जैसे ही डबल हुई चंद्रमा की गति तो पृथ्वी को पहले 52 मिनट लग रहे थे, अब वापस वहां तक पहुंचने में 104 मिनट लगेगा। विलंब समय कितना हो गया 104 मिनट का। अगर डबल ना करके हम कहें कि आधी कर दें तो पृथ्वी को कितना मिनट लगेगा। अगर इसको हम शून्य कर दें, शून्य कर दें तो विलंब समय 0, क्योंकि पृथ्वी और फिर वो हमेशा टाइम पे आ जाएगी पृथ्वी वहां पे, तो विलंब समय 0। ये बात तो समझ में आ गई। अब अपन अपन सामने पृथ्वी को करते हैं। अब इधर डबल गति होगी, 104 मिनट लग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा पहले जितना दूर था, जैसे मान लो 20 किलोमीटर जाता था पहले दूर, अब 40 किलोमीटर जाने लग गया, क्योंकि उसकी गति, उसके सामने पृथ्वी की गति स्थिर थी। अब आगे क्या हुआ, अब मान लेते हैं कि पृथ्वी की घूर्णन गति यहां पे कैसी करें, आधी कर लेते हैं। अगर यहां पे पृथ्वी की गति आधी करें तो ये पहले 100, अब ये गति डबल है, 104 मिनट में वो पहुंच रही है, और अब ऊपर से आधी गति और कर दी तो 104 मिनट लेट थी, और अब लेट कितनी हो जाएगी। सवारी कहीं आगे पहुंच गई और गाड़ी जो अपने को स्पीड बढ़ानी थी वहां हमने क्या कर दिया है, आराम हो बह रहा हूं, तो सीधी सी बात है 104 मिनट का कितना हो जाएगा 208 मिनट हो जाएगा। अब आते हैं इस स्थिति पे। अब यहां पे लेट कितना है 26 मिनट, गति आधी है, और पृथ्वी की गति कर दें डबल। अब ये 26 मिनट लेट है, पृथ्वी और गति से भागेगी तो 26 का क्या होगा 52। कौन क्या 52 कब होगा, जब पृथ्वी की गति हम और आधी कर दें तो 52 होगा। बावन होगा या 26 ही रहेगा। भाई देखो इसको अपन ने आधा किया तो 52 का 26 हो गया। अब 26 मिनट बाद
पृथ्वी जब वहां आएगी, अब मान लेते हैं कि पृथ्वी की गति डबल है ही नहीं, मान लेते हैं आधी है, पृथ्वी की गति आधी होगी तो पृथ्वी 26 मिनट के स्थान पे 52 मिनट में पहुंचेगी। अब यहां है हमने डबल कर दी है, तो 26 का क्या हो जाएगा, कितने मिनट का टाइम विलंब रहेगा, 13 मिनट का। ठीक बात है। इधर देखिए, इधर अगर शून्य है, शून्य तो बिल्कुल बराबर टाइम पे, और मान लेते हैं कि अब पृथ्वी की गति डबल कर दें कि 12 पृथ्वी की गति डबल कर दें तो 24 घंटे से 26 मिनट पहले ज्वार आएगा। 26 मिनट पहले आएगा कि 52 मिनट पहले आएगा? हो गया ना गड़बड़ है। मान लेते हैं चंद्रमा की गति शून्य और पृथ्वी की गति हम है वो डबल कर लेते हैं, पृथ्वी की गति डबल कर लेते हैं, तो पूरा आंकड़ा बिगड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर 24 घंटे भी नहीं होगा, 12 घंटे ही रहेगा। कितने घंटे विलंब, टाइम शून्य, 12 घंटे। क्यों? क्योंकि डबल गति होते पहले 24 घंटे में घूर्णन पूरा हो रहा था, अब कितने में होगा, 12 घंटे में। तो यहां विलंब समय कुछ भी नहीं होगा, 12 घंटे पहले ही ज्वार आ जाएगा अगर पृथ्वी डबल हो जाए तो। अगर ठीक है, को है एक तो है मास्टर बन हो रहा है कौन क्या करो बता, ये तो आसान भाषा में बता रहे हो, इससे सरल भाषा मेरे हिसाब से कुछ हो नहीं सकती। एक सवाल दूं, लिखो सवाल, लिखो, एक होमवर्क करो। ये तो थारे हैं दैनिक ज्वार है, आज तक हर दैनिक आना बाकी है। महाराज अभी तो दैनिक ज्वार चल रहा है, ये दैनिक ज्वार की बातें, हाँ हर दैनिक में मत लागू करना, ये सारी दैनिक ज्वार की बातें हैं। अर्ध दैनिक में आंकड़े पूरे आधे हो जाएंगे, क्योंकि वहां तो 13-13 मिनट का विलंब है ऑलरेडी। लिखो, होमवर्क लिख रहे हो या सीधी बात लिख रहे हो? पहले लिख लो, ऐसे करो, पहले ये पॉइंट लिख लेते फिर आपको एक होमवर्क देते। हाँ, मैं मेन पॉइंट लिखो, रफ कार्य नहीं, फेयर में लिखो। ये तालिका बना सकते हो तो बना लो, बना दी साथ में, तो तालिका बाद में बनाना, पहले लिख लो। तो एक स्थान पर यहाँ क्या लिखा है कि दैनिक ज्वार, अगला दैनिक ज्वार 24 घंटे और 52 मिनट, अगला दैनिक ज्वार, और अगला ज्वार कब आएगा, 12 घंटे और, ये बात लिख ली ना, दोनों बिंदु लिख लिए। अब नीचे लिखना, अगर किसी स्थिति में अब पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट, चंद्रमा का परिक्रमण दुगुना कर दिया जाए तो विलंब समय कितना होगा, 104। 52 गुणा 2 कर दो कोष्टक में। अगर चंद्रमा का परिक्रमण दुगुना कर दिया जाए तो विलंब समय 104 मिनट होगा, 52 गुणा 2। ठीक है, फिर वो 3 गुणा करेंगे तो 52 गुणा 3, 4 गुणा करेंगे तो 52 गुणा 4। दूसरी स्थिति में लिखो, दूसरा पॉइंट, अगर चंद्रमा का परिक्रमण आधा किया जाए तो विलंब समय
कितना होगा? 26 मिनट। 52/2 कर दो। तीसरा पॉइंट, अगर चंद्रमा का परिक्रमण रोक दिया जाए, अगर चंद्रमा का परिक्रमण रुक जाए तो विलंब शून्य होगा, या विलंब होगा नहीं। नीचे चौथा पॉइंट लिखिए, अगर पृथ्वी की घूर्णन गति दुगुनी की जाए, अगर पृथ्वी की घूर्णन गति दुगुनी की जाए तो विलंब समय 26 मिनट। अब समझ में आ रहा है ना? हाँ। अगर पृथ्वी की घूर्णन गति दुगुनी की जाए तो विलंब समय 26 मिनट होगा। और अगर पृथ्वी की घूर्णन गति डबल कर दी गई ना तो ज्वार आएगा 12 घंटे बाद में। फिर सामान्य समय भी 24 घंटे नहीं रहेगा, ध्यान रखना। तो हो चुकी उनके इसलिए हम विलंब समय लिख रहे हैं बस। फिर 24 घंटे का मामला भी आधा हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी घूर्णन डबल करेगी तो दिन 12 घंटे का रह जाएगा फिर। इसलिए हमेशा परीक्षा में जब सवाल आता है ना तो विलंब समय पूछते हैं। तो पृथ्वी की गति अगर डबल कर दी जाए, घूर्णन गति, तो विलंब समय कितना हो जाएगा? 52/2। क्योंकि पहले वो 52 मिनट में पहुंच रही थी, अब गति स्पीड बढ़ गई है तो जल्दी पहुंच जाएगी 26 मिनट में। अगला बिंदु और लिखो, अगर घूर्णन गति आधी कर दी जाए, हाँ मैं ठीक समझ में आ रही हूँ, अगर घूर्णन गति आधी कर दी जाए अगर घूर्णन गति आधी कर दी जाए तो 104 मिनट का विलंब होगा। और घूर्णन बंद हो जाए तो वो तो हो चुका, तो हो बाकी है आज तक तो मैं 24 घंटा 26 घंटा मन बैठा होंगे। 26 मिनट 26 घंटा हो रहा है, घड़ी घड़ी करिए 26 घंटे 24 मिनट हो रहा है दिमाग में घूर्णन करना अगर पृथ्वी बंद करेगी ना तो फिर ज्वार ही नहीं आएंगे। आएगा चंद्रमा के कारण आएगा, बट ये फ्रिक्वेंसी है ना 24 घंटे वाली, ये गायब हो जाएगी, तो फिर ऐसी स्थिति बनेगी नहीं। अब लिखिए अंतिम बिंदु। अब ये तो क्या अपने 3-3 सेपरेट लिख लिए, अब एक थोड़ा साथ में लिख लेते हैं। सेपरेट हो गया ना, चंद्रमा का अलग लिख लिया, पृथ्वी का अलग लिख लिया। अब एक पॉइंट और लिखिए, अगर चंद्रमा का परिक्रमण दुगुना हो और पृथ्वी का घूर्णन दुगुना हो जाए तो अगर ध्यान से सुनना, अगर चंद्रमा का घूर्णन परिक्रमण दुगुना हो जाए तो 104 मिनट हुए, और वापस पृथ्वी का घूर्णन हमने क्या कर दिया 104/, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक बात है, समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? लिखो, अगर चंद्रमा का परिक्रमण दुगुना किया जाए और पृथ्वी का घूर्णन दुगुना कर दिया जाए तो विलंब समय उतना ही रहेगा, मतलब 52 मिनट ही रहेगा। को 104/2 कर दो। ठीक है, अब इसमें अपन ऐसे 50 दशाएं लिख सकते हैं, बस इतने में आप समझ जाओगे। या एक दशा और लिखवा दें, उल्टी करके लिखवा लेते हैं, एक उल्टी करके और लिख लो। उल्टी करके ऐसा नहीं उगा जाए उबा का करे रहो दशा को उल्टी करना है कहीं मार सका हुआ है तो एक बार उल्टी करे और वापस लिखो एडी उल्टी ही दी अपने करनी कौन। अगर चंद्रमा का घूर्णन क्या परिक्रमण दुगुना कर दिया जाए
चंद्रमा का परिक्रमण दुगुना किया जाए और पृथ्वी का घूर्णन आधा कर दिया जाए, समान? हाँ, चंद्रमा का घूर्णन कितना किया है? डबल। डबल होते कितना हो गया? 104। अब पृथ्वी का घूर्णन कर दिया अपन ने, 104 का हो गया डबल, 208 मिनट का विलंब होगा। 208 मिनट का विलंब होगा। अब देखो, ऐसे हाइपोथेटिकल हम 50 लिख सकते हैं, ये इतने में आप समझ जाना। अब हम ये भी कह सकते हैं वो 6 गुना बढ़े हैं, 11 गुना बढ़े हैं, तो की हुआ है, तो मान कहीं रखी हुआ है, इतना थोड़ी हुआ है। ज्यादा से ज्यादा 1 गुना 2 गुना, ऐसे ज्यादा नहीं पूछते। ठीक है, तो दैनिक ज्वार के अंदर ऐसे हाइपोथेटिकल प्रश्न बनने के चांसेस रहते हैं। लास्ट में नोट करके डाल दो कि पृथ्वी के परिक्रमण और चंद्रमा के घूर्णन का ज्वार की अवधि में कोई फर्क नहीं पड़ता। पृथ्वी के परिक्रमण, पृथ्वी के परिक्रमण पृथ्वी के परिक्रमण और चंद्रमा के घूर्णन का ज्वार के समय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, बात सही लिखी है? ठीक है, पृथ्वी को परिक्रमण का और चंद्रमा के घूर्णन का। अब ये भी ध्यान रखना, परीक्षा में कई बार परीक्षक क्या करता है कि चंद्रमा की घूर्णन गति डबल की जाए, थारे तो सीधो रटे 104 है, घूर्णन गति डबल को नहीं, भले 4 बार बढ़ा दे, समय में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परिक्रमण नहीं बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए, परिक्रमण प्रभावित करता है। तो अगर ये शब्द लिखा हुआ हो तो समझ जाना अब परीक्षक हमारे साथ में गेम खेल रहा है। कह रहा एक लुका छुपी का गेम आता ना ऐसा गेम खेल रहा है। तो घूर्णन और परिक्रमण शब्दों का ठीक तरीके से उपयोग करना बहुत जरूरी है। ये चीजें है ना, आप जैसे आपको क्या लगता है मैं ये रट के आया हूं? नहीं लगता ना, मैं रट के आया भी नहीं हूं, चीजें समझी हुई है ना, इसीलिए ये उत्तर फटाक से आ रहा है। तो मैं आपसे भी यही कह रहा हूं कि इसको ना समझने की कोशिश करो आप। बहुत सामान्य चीज है कि अपना प्रतिद्वंदी दौड़ रहा है और डबल दौड़ेगा तो हमें उसको पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा। अपना प्रतिद्वंदी धीरे हो जाता है तो हम आराम से पहुंच जाते हैं। तो इसको अगर आप आधार बनाओगे ना तो 52 मिनट को याद रख के आप कोई भी आंकड़ा निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास क्या है, 52, 13, 26, 104, 208 और तो कुछ है ही नहीं, उसकी गुणज है सारे 13 के ही। तो बड़े आराम से उसका उत्तर निकाला जा सकता है। और ध्यान क्या रखना है, बस पृथ्वी का घूर्णन, क्योंकि 24 घंटे का मामला घूर्णन का, ये परिक्रमण का तो है नहीं, और चंद्रमा का परिक्रमण क्योंकि वो घूर्णन का मैटर नहीं है। बस 3 चीजें याद रखोगे तो कोई भी दशा आ जाएगी ना, आपको समस्या नहीं आएगी। अब लिखिए अर्धदैनिक ज्वार, सेमी ड्यूअल। अब ये बनाने की इच्छा है, क्या बनाओगे? बातें हमने लिख ली वैसे, इसको क्या बनाना, ये तो ठीक है बच्चों वाली बात है, ये पूरी लिख ली हमने वैसे भी। थारा फिर भी इच्छा है तो बना ले, बाद में बताऊं कौन। हाँ, अब लिखोगे अर्धदैनिक ज्वार। ऐसे स्थान अर्धदैनिक ज्वार, ऐसे स्थान जहां पर दिन में 2 बार पूर्ण ज्वार की स्थिति हो, ऐसे स्थान जहां पर दिन में 2 बार पूर्ण ज्वार, ज्वर नहीं ज्वार लिखना, ज्वर यानी बुखार होता है ऐसे स्थान जहां दिन में 2 बार पूर्ण ज्वार की स्थिति हो, अर्थात आधे दिन में ही एक पूर्ण ज्वार हो, अर्थात आधे दिन में ही एक पूर्ण ज्वार हो, तो उसे
अर्धदैनिक ज्वार कहा जाता है, तो उसे अर्धदैनिक ज्वार कहा जाता है। तो उसे अर्धदैनिक ज्वार कहा जाता है। ठीक है, अर्धदैनिक ज्वार कहा जाता है। अर्धदैनिक ज्वार की स्थिति में, अर्धदैनिक ज्वार की स्थिति में दिन में 2 बार उच्च ज्वार तथा 2 बार निम्न ज्वार, 2 बार उच्च ज्वार तथा 2 बार निम्न ज्वार, 2 बार निम्न ज्वार, कोष्ठक में लिख लो कुल 4 ज्वार, 2 बार उच्च ज्वार 2 बार निम्न ज्वार, कोष्ठक में क्या लिखोगे, कुल 4 ज्वार, 2 ज्वार उच्च ज्वार और 2 निम्न ज्वार बनते हैं या उत्पन्न होते हैं। यह सामान्य ज्वार प्रक्रिया है जो सागर के अधिकांश भागों में घटित होती है। यह सामान्य ज्वारीय प्रक्रिया है जो धरातल के सागरों के अधिकांश भागों में घटित होती है। अभी हम कई दिनों से जो फोटो बना रहे हैं ना, वो इसी का है। ये कहाँ गया? चला गया फोटो। ये घूम घूम के यही 2 आ रहे हैं। कैसा है ये सब? इस बोर्ड में बड़ी दिक्कत लग रही है मुझे। अब मेरे ज्वार बनाए हुए थे वो भी गायब हो गए। यही ठीक है हमारा। अब देखिए इसमें ये जो हमने स्थिति बनाई है ना, ये किसकी है? अर्धदैनिक ज्वार की। जब एक बार, दूसरी बार, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, ये है अर्धदैनिक ज्वार। जब दिन में 2 उच्च ज्वार 2 निम्न ज्वार आते, तो 12 घंटे, पहले 12 घंटे में एक उच्च ज्वार, ये हो गया एक पूर्ण ज्वार। दूसरे 12 घंटे में एक उच्च ज्वार एक निम्न ज्वार, फिर पूर्ण ज्वार हो गया। आधे दिन में एक पूर्ण ज्वार हुआ, इसलिए इसको अर्धदैनिक ज्वार कहते हैं। ठीक है, आप ऐसे कंफ्यूज मत होना। दैनिक ज्वार में अर्धदैनिक मतलब आधो ही जाओ है ज्वार। एक दिन में एक बार उठे पानी पासो नहीं सोवा कौन उठे उड़वे पोरा हुआ पासो बीच दिन आवे पास नहीं सोवा पानी है ना, ऐसा मत समझना। अर्धदैनिक का मतलब है दिन में 2 बार। ये हिंदी वालों ने गड़बड़ किया है। तो अब इसके विलंब की अवधि क्या रहेगी देखिए है तो ठीक है, तो यहां तो याद करना सही है। थोड़ा विलंब की अवधि है ना, वो थोड़ा गड़बड़ करती है। बहुत सामान्य पॉइंट है, इसको देख के आंसर दे सकते हो आप। अब अर्धदैनिक ज्वार की स्थिति में अगला उच्च ज्वार कितने घंटे बाद आएगा? 12 घंटे बाद। विलंब का समय कितना रहेगा? 26 मिनट। विलंब का समय 26 मिनट। क्यों? यहां से यहां आने में 26 मिनट लगेंगे। अगर वापस घूम के यहां आता ना तो 52 मिनट लगते। अर्धदैनिक ज्वार की स्थिति में अगला ज्वार कितने घंटे बाद आएगा? 6 घंटे और विलंब 13 मिनट का। तीसरा पॉइंट, अर्धदैनिक ज्वार की स्थिति में अगला, अर्धदैनिक ज्वार की स्थिति में अगला, यूं कहिए कि मान लो यहां से हम बात शुरू करें अप्रत्यक्ष ज्वार से, तो अगला अप्रत्यक्ष ज्वार वापस कितने घंटे बाद आएगा? कितने घंटे बाद? अगला अप्रत्यक्ष ज्वार वापस 24 घंटे बाद।
तो ऐसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भी पूछ लेते हैं कई बार। ये सारे अर्धदैनिक ज्वार के हैं। तो अब आपको, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आएगी। अब यहां पे अगर पृथ्वी को डबल ट्रिबल किया ना तो थोड़ा सा समस्या है। चलो 3 लाइन लिखो, फिर डबल करते हैं पृथ्वी को। क्या धीरे 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 आगे बढ़ना, आगमन निगमन विधि को फॉलो करना पड़ रहा है। पढ़ी थी इंडक्सिव डिडक्सिव विधि, आगमन निगमन विधि, सरलता से कठिनता की और कठिनता से सरलता की ओर। भूगोल में कई लागे आगमन निगमन, आगमन सरल से कठिन की ओर कौन सी होती है? आगमन। भूगोल में आगमन लगती है। विज्ञान में कौन सी लगती है? क्योंकि भूगोल भी एक विज्ञान का विषय। हाँ, हमारा है के ठाई भी गए, ठाई तो धारा ठह गई बस। देखो तार सामाजिक शिक्षण विद्या में सवाल आवे, आगमन निगमन विधि। अब इसमें लिखो अर्धदैनिक ज्वार। किसी स्थान पर अर्धदैनिक ज्वार निम्न अवधि के बाद आएगा। निम्न अवधि में आएगा। कुछ बिंदु बात कर लेते हैं। पहला बिंदु, अर्धदैनिक ज्वार की स्थिति में, अर्धदैनिक ज्वार की स्थिति में अगला ज्वार, अगला ज्वार। अब देखो अगले ज्वार का क्या मतलब है? कोई भी हो सकता है। अगला ज्वार या प्रत्येक अगला ज्वार 6 घंटे और 13 मिनट बाद आएगा। 6 घंटे और 13 मिनट बाद आएगा। क्लियर? जैसे इसको अपन फिर से देखें ना, तो मान लो कि यहां पे 12 बजे ज्वार आया, ये स्थान घूम के और जब यहां आएगा तो इसको कितने घंटे लग जाएंगे? 6 घंटे लगेंगे। लेकिन तब तक चंद्रमा थोड़ा आगे बढ़ जाता है, तो ये यहां पे आएगा तब ज्वार आएगा, 13 मिनट का विलंब हो जाएगा। वापस वो की वो बात 6 6 6 6 24 घंटे, 13 13 13 और 13 52 मिनट। ठीक है, तो प्रत्येक अगला ज्वार 6 घंटे और 13 मिनट बाद आएगा, जिसमें 6 घंटे सामान्य समय है और 13 मिनट का विलंब है। लिखो 6 घंटे सामान्य समय और 13 मिनट का विलंब समय। ठीक है, हाँ। दूसरा पॉइंट लिखिए इसमें, पहले समझिए फिर बताना मुझे, फिर लिखेंगे हम कि अर्धदैनिक ज्वार की स्थिति में, अर्धदैनिक ज्वार की स्थिति में अगला, अर्धदैनिक ज्वार की स्थिति में अगला प्रत्यक्ष ज्वार कितने बाद आएगा? प्रत्यक्ष ज्वार। वापस पूछ रहा हूं, अर्धदैनिक ज्वार की स्थिति में वापस उसी स्थान पे प्रत्यक्ष ज्वार 24 घंटे और कैसे? देखिए यहां पे आ गया डी में, अब ये घूम के और वापस यहां आएगा तभी प्रत्यक्ष ज्वार आएगा। और घूम के आने में कितना मिनट टाइम लगता है? और तब तक विलंब और कितना होगा? 52 मिनट का। समझ गए बात को? अच्छा, अगर मैं यहां ये लहूं, यहां अगर ये कहूं, अगर प्रत्यक्ष कहो चाहे अप्रत्यक्ष कहो एक ही बात है कि अगला अप्रत्यक्ष ज्वार कब आएगा। अगर वो अप्रत्यक्ष अभी आया है तो अगला वापस कब आएगा? तो 2 अप्रत्यक्ष ज्वारों के बीच में अवधि का गैप कितना रहेगा? और 2 प्रत्यक्ष ज्वार के बीच में भी गैप कितना रहेगा? 24 घंटे 52 मिनट का। अब अगर ये पूछे कि अर्धदैनिक ज्वार की स्थिति में प्रत्यक्ष ज्वार स्थान से अगला अप्रत्यक्ष ज्वार कब आएगा? 12 घंटे और 26 मिनट। हम थारे धीरे धीरे बात थोड़ी थोड़ी उतर, काले तक तो सेट हो जाए मामलो। पहली बार कर रहे हैं ना, थोड़ा सा दिक्कतें आती है। बाकी हमने कभी इसको इतना प्रैक्टिकली किया नहीं ना, तो थोड़ी सी समस्या आती है। बट 2 3 4 बार इसको आप रिवीजन करोगे या इसका थोड़ा मन में अभ्यास होगा ना, घर जाए आज जाओ
पानी नो फोरिया हगड़ो पानी 12 घंटा 26 मिनट मोटरसाइकिल मत मत फोरिया 12 घंटा 26 मिनट ज्वार की जगह जा जाए होती दीजिए दिमाग में आती चलती तो होगी ना आपके नहीं चलती घर जात जात चलती नहीं चलती 12 घंटे पता गुड्डे वाले के मंडी होना यहाँ ये 26 मिनट कौन कराया ओके मंडी के ठा कौन कराया थारे समझ में कोई तो कहना तो ठीक है मतलब आई मतलब हमारे अगले नहीं आए तो गड़बड़ है सभी की नहीं आया तो सही है इसमें ऐसा कुछ है नहीं वैसे तो एक बिंदु कौन सा लिख लिया अगला ज्वार लिख लिया अगला ज्वार लिख लिया दूसरा लिखना अर्धदैनिक ज्वार की स्थिति में बार बार अर्धदैनिक लिखो इससे चाहे लिखो इस स्थिति में अर्धदैनिक ज्वार की स्थिति में दो प्रत्यक्ष ज्वार के मध्य दो प्रत्यक्ष ज्वार के मध्य कितना अंतराल होगा अंतराल कितना होगा 12 घंटे या 24 घंटे 24 घंटे और विलंब समय कितना है 52 मिनट लिखिए अंतराल 24 घंटे और 52 मिनट का होगा 24 घंटे सामान्य समय 52 मिनट विलंब समय ठीक है हाँ अब एक तीसरा बिंदु यहां पे और बढ़िया बन रहा है अपना अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष तो हो गया अब अगर ये आए कि अर्धदैनिक ज्वार की स्थिति में अगला उच्च ज्वार कितने घंटे बाद आएगा जैसे अगर ये शब्द आया ना कि अर्धदैनिक ज्वार की स्थिति में अगला उच्च ज्वार मतलब अभी उच्च ज्वार ही आया हुआ है अगला उच्च ज्वार वापस कब आएगा 12 घंटे और 26 मिनट ठीक है जैसे यहां उच्च ज्वार था वापस यहां पे उच्च ज्वार आएगा तो ये 12 घंटे और 26 मिनट का समय लगेगा लिखिए अर्धदैनिक ज्वार की स्थिति में या इस स्थिति में इस स्थिति में अगला प्रत्यक्ष उच्च ज्वार 12 घंटे 26 मिनट बाद आएगा एक यहां पे और भी पॉइंट हम बना सकते हैं कि अर्धदैनिक ज्वार की स्थिति में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ज्वार के बीच में विलंब समय कितना होगा विलंब समय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ज्वार के बीच में विलंब समय कितना होगा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के बीच में विलंब समय कितना होगा 13 + 13 26 मिनट का लिख लो लिख लो कि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष द्वार के मध्य विलंब समय 26 मिनट होगा ठीक है एक अपन थोड़ा घूर्णन पे आ जाते हैं फिर बस बात करते हैं सबसे टिपिकल पॉइंट वहीं पे है यदि पृथ्वी की घूर्णन गति हम डबल कर दें लिखना नहीं है यदि पृथ्वी की घूर्णन गति डबल कर दें डबल कर दी मतलब अब पृथ्वी 52 मिनट का विलंब नहीं करेगी डबल गति भी है ना 26 मिनट का विलंब करेगी तो अर्धदैनिक ज्वार की स्थिति में अगला ज्वार कितने मिनट विलंब से आएगा 6.5 मिनट अगर पृथ्वी की गति आधी कर दें तो 13 × 2 26 अब ये चीजें आपको घर जाके दिमाग में सेट अपने आप करनी है अब 3 बातों का ध्यान रखना है कि घूर्णन परिक्रमण सही लिखा है कि नहीं लिखा है
कहीं उल्टा तो नहीं लिखा कि चंद्रमा का घूर्णन पृथ्वी का परिक्रमण तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले हुआ 10 बार बढ़ा है। एक तो ये बात ध्यान रखनी। दूसरा ध्यान रखना है कि दैनिक के अर्ध दैनिक पूछा किसका जा रहा है। और तीसरी बात ध्यान रखनी है आपके, तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, कि आप जो घटा बढ़ा रहे हो, अच्छा तीसरी महत्वपूर्ण बात कि आगे क्या लिखा है, उच्च ज्वार, निम्न ज्वार या खाली ज्वार लिखा है, प्रत्यक्ष ज्वार, अप्रत्यक्ष ज्वार, ये शब्दों का आगे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और चौथा, फिर आपको विलंब समय को घटाना बढ़ाना सही है। ये 4 स्टेप करोगे उत्तर परफेक्ट आएगा। सबसे पहली चीज क्या, पृथ्वी का घूर्णन परिक्रमण ये देखना है। दूसरा पॉइंट क्या देखना है, प्रत्यक्ष का पूछ रहे हैं कि अप्रत्यक्ष का। तीसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि ये दैनिक पूछ रहे, सॉरी उच्च ज्वार पूछ रहे हैं कि निम्न ज्वार का पूछ रहे हैं कि पूर्ण ज्वार का पूछ रहे हैं कि प्रत्यक्ष का पूछ रहे हैं, अप्रत्यक्ष का पूछ रहे हैं। और चौथी बात, फिर आपको विलंब समय सही तय करना है। ऐसे नहीं पृथ्वी की गति डबल कर ली और आपने विलंब समय उधर है वो साथ में डबल कर लिया है। गाड़ी स्पीड पकड़े तो विलंब समय आधा होगा भाई, स्पीड गाड़ी ने पकड़ ली है। गाड़ी धीमे होगी तो विलंब समय अधिक होगा। तो 4 बातें आप साइड में कहीं नोट करके डाल दो, टाइम निकालने के लिए बेस्ट ऑप्शन यही है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो ये 4 बिंदु नोट करके साइड में डाल दो। क्या बिंदु लिखोगे आप अपनी भाषा में लिख लो, मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है। ये कोई फेयर काम नहीं है, ये काम ऐसा है जो आपको उत्तर निकालने में मदद करेगा। ध्यान रखने योग्य बातें ऐसे करके लिख लो। हफ्फा मत सा लिखने को आवे बाप, ओहो। एनसीईआरटी में लिखोड़ा है, क्या आप जानते हैं, यहाँ कर लिख लो। एनसीईआरटी में आता, क्या आप जानते हैं मैं हैंग जाना हो गए। लिखो, ध्यान रखने योग्य बातें। पहली बात ये लिखो, अब आप अपने हिसाब से लिख लो। लिख लो, चंद्रमा और पृथ्वी की गति का ध्यान रखना। अरे घर जाए पहुंच रो पाचा उत्तर निकालने को जब ये सहारो लिया कि कौन सी गति लिखी है उसने। चंद्रमा व पृथ्वी की गति का ध्यान रखना। ध्यान रखने योग्य तो बातें लिख रहे हैं। दूसरा, दैनिक व अर्ध दैनिक का ध्यान रखना। क्या करो ध्यान रखोगे। मारो आप रुको राखी जाए आजकल तो। तीसरा, हाँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निम्न उच्च का ध्यान रखना। मैं सोच के आया था कि आज बार पूरा कर देंगे, पर तारो अधिक हम रोस्तर तो तगड़ो है। ठीक है, और अलग लिख लो विलंब समय। ठीक है, है कल क्या सवाल था देखो तो, परिक्रमण फर्क कहीं पड़ा कौन। एक मिनट मैं देखता हूं, बट थारा ग्रुप मन बड़े को ला देन, मारा मैसेज दब गणा जावे जल्दी। यदि पृथ्वी की परिक्रमण गति को दुगुना कर दिया जाए, परिक्रमण, बस पहली बात ध्यान रखनी है। ठीक है, उतर आ गया, उतर आ गया यहीं पे, फिर भी आगे देख लो। तो किसी स्थान पर पुनः ज्वार, किसी स्थान पे पुनः ज्वार, तो इसने न तो कोई दैनिक लिखा है न अर्धदैनिक लिखा है। ऐसी स्थिति में हम अर्धदैनिक मान के चले, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम 4 आ सकते हैं। ठीक है, तो किसी स्थान पे पुनः ज्वार आने में कितना समय लगेगा, 6 घंटे और 13 मिनट का। उच्च ज्वार लिखा नहीं है, निम्न ज्वार लिखा नहीं, पुनः ज्वार लिखा है? उसी स्थान पर वापस ज्वार है वो, अगर मानो कि यहां था तो यहां पे आ जाएगा। आगे लिखते कि दैनिक ज्वार है तो हम कह देते 26 मिनट, 12 घंटे 26 मिनट। अगर लिखते अर्ध दैनिक ज्वार है तो हम लिखते 6 घंटे 13 मिनट। कुछ भी नहीं लिखा है तब हम अर्ध दैनिक ज्वार मान के चलेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से वही आता है।
फिर वो सामान्य ज्वार माना जाएगा। और सामान्य ज्वार कौन सा? अर्धदैनिक। आगे लिखा होता है सामान्य स्थितियों में उत्तर की मान्योड़ किताबों 12 घंटे, तो इसको आगे लिखना था दैनिक ज्वार की स्थिति में, तो उत्तर आ जाता 12 घंटे और 26 मिनट एग्जैक्टली। इसने क्लियर लिखा नहीं, खाली ज्वार ही लिखा है। तो आप ठीक है, तो यहां पे जब कुछ भी ना आए, जैसे अब आरपीएससी का प्रश्न देखे ना, तो देखिए मैं आपको आरपीएससी के 2 प्रश्न बताता हूं। पहले आप मिश्रित ज्वार लिख लो, वो छोटा सा ही है। मिश्रित ज्वार तीसरा प्रकार, फिर अपन प्रश्न देखते हैं। अब जैसे एक सवाल पहले देखते हैं, देखो कि किसी स्थान पर अगला अप्रत्यक्ष ज्वार आने में विलंब कितना होगा, तो क्लियर लिख लिया। अगले वापस है वो किसी स्थान पर अगला अप्रत्यक्ष ज्वार, तो 52 मिनट बाद आ जाएगा। तो इसने लिख लिया ना अप्रत्यक्ष, तो चीज क्लियर हो गई। अब अगर ये लिखता कि किसी स्थान पर अगला ज्वार आने में कितना विलंब होगा, 13 मिनट का। क्यों? क्योंकि उसने कुछ भी स्पष्ट लिखा नहीं, तब हम सामान्य ज्वार मान के चलते हैं। ठीक है, मिश्रित ज्वार में लिख लो, मिश्रित ज्वार। सामान्य स्थितियों में लिखिए, सामान्य स्थिति में उच्च ज्वार व निम्न ज्वार की ऊंचाई समान होती है। सामान्य स्थिति में उच्च ज्वार व निम्न ज्वार की ऊंचाई समान होती है। समान होती है। ऐसे ज्वार केंद्र ऐसे ज्वार केंद्र जहां पर उच्च ज्वार और निम्न ज्वार की ऊंचाई में भिन्नता हो, उच्च ज्वार व निम्न ज्वार की ऊंचाई में भिन्नता हो, तो उसे मिश्रित ज्वार कहा जाता है। तो उसे मिश्रित ज्वार कहा जाता है। ऐसा सामान्यतः उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तटों, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट होगा तो वो कौन सा महासागर होगा? उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट, प्रशांत महासागर का कौन सा भाग? तो वो कई बार ऐसे पूर्वी भाग भी दे देते हैं प्रशांत महासागर का। क्वेश्चन में लिख लो, जो कि प्रशांत महासागर का पूर्वी भाग है, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी भाग। क्वेश्चन लिख लो, प्रशांत महासागर का वो पूर्वी भाग होगा, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी भाग, तथा प्रशांत महासागरीय द्वीपों पर इस प्रकार के ज्वार आते हैं। द्वीपों पर, आइलैंड, द्वीप। ठीक है, ये 3 टाइप के ज्वार है फ्रीक्वेंसी के आधार पे। अब कुछ ऐसे ज्वार है जहां इन तीनों के अलावा कुछ और ज्वार आ जाते हैं, तो अन्य प्रकार के ज्वार एक और लिख लो। अन्य प्रकार के ज्वार, इसमें एक लाइन लिखिए, कुछ विशिष्ट स्थानों पर कुछ विशिष्ट स्थानों पर
सामान्य ज्वारों के विपरीत, सामान्य ज्वारों के विपरीत सामान्य ज्वारों के विपरीत, अरे सामान्य ज्वारों के विपरीत दिन में कई बार या अत्यधिक ज्वारीय परास युक्त ज्वार आते हैं। जैसे अत्यधिक ज्वारीय परास युक्त ज्वार आते हैं। अत्यधिक ज्वारीय परास का मतलब क्या हुआ? ज्यादा ऊंची। ज्वारीय परास अधिक होने का क्या मतलब हुआ? 6 मीटर हमने किया था ना, 12 मीटर बताई थी। अगर इसी जगह 30 मीटर परास हो तो उच्च ज्वार, 15 मीटर ऊंचा 15 मीटर नीचा। अब उदाहरण लिखिए, जैसे मैं पहला उदाहरण लिखिए आप, आते हैं अत्यधिक ज्वारीय परास युक्त ज्वार आते हैं जो कि इस प्रकार है। ठीक है, साउथ हैम्पटन एक स्थान है, पहला नाम लिखिए। लंदन के नीचे आया हुआ स्थान है साउथ हैम्पटन। साउथ हैम्पटन यहां पे आया हुआ है। ठीक है, ये है उत्तरी सागर, जहां पे हमने एक बैंक लिखा है। कौन सा बैंक? को बड़ौदा कौन सा लिखा है? डॉगर बैंक। ये है इंग्लिश चैनल, नाम सुने हुए? पहली भारतीय महिला जिसने इंग्लिश चैनल तैर कर पार किया, आरती साहा। सुने नाम? आरती सिन्हा। ये 34 किलोमीटर का गैप है फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, इसे इंग्लिश चैनल बोलते हैं। बहुत ज्यादा ठंडा और सबसे ज्यादा खतरनाक जीव है यहाँ पे। तो समुद्रों से समुद्री जो यान है इससे भी जाना मुश्किल होता है, तैर कर पार करना इतना आसान नहीं होता। महिलाओं ने तो उत्तर दे दिया, पहला पुरुष जिसने इंग्लिश चैनल तैर के पार किया हालत जा गणपत सिंह क्या बोले? मिहिर सेन। हाँ, मिहिर सेन सही बोले पहला व्यक्ति था वो जिसने इंग्लिश चैनल पार किया। और इंग्लिश चैनल फ्रांस और इंग्लैंड के बीच की बाउंड्री बनाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपने पढ़ा हो तो वहां पे इंग्लिश चैनल का नाम आता है। नेपोलियन ने इंग्लिश चैनल को पार करके इंग्लैंड में जाने की कोशिश की थी और इन्होंने इधर जहाजी बेड़ा लगा दिया, तगड़े वाला, दुनिया का सबसे शक्तिशाली जहाजी बेड़ा है इनका, नौसेना थी। इन्होंने यहां घुसने नहीं दिया। तब इन्होंने, हिटलर ने लंदन के ऊपर हवाई बम फेंके और इससे लड़ने के लिए भारत की सेना को आगे किया गया इंग्लैंड ने। पता है कुछ? जहां कहीं को ध्यान लग की करना। इस इंग्लिश चैनल में इंग्लैंड के लंदन के दक्षिण में शहर आया हुआ साउथ हैम्पटन। यहां पे दिन में 4 पूर्ण ज्वार आते हैं। वास कितना? 4 पूर्ण ज्वार आते हैं। 4 पूर्ण ज्वार, इसका मतलब 4 ऊंचा 4 नीचा, 8 ज्वार आवा टोटल। इसका कारण क्या है? 2 आते हैं उत्तरी सागर के कारण, 2 आते हैं इसके कारण। पानी ऊपर नीचे हो तो जरा पूरा तो 2 ज्वार इसके कारण आ जाते हैं। ये क्या करता है? तटीय जब ये पानी ऊपर जाता है, यहां ज्वार आता है, ये पानी ऊपर जाते इधर अपने आप कम हो जाता है निम्न ज्वार, वापस ये पानी नीचे आता तो इस पानी को अपने आप ऊपर कर लेता है। तो 2 आता है इसके कारण और 2 आते हैं इसके खुद के कारण। इस तरह से इस स्थान पे 4 पूर्ण ज्वार आते हैं। दुनिया का सबसे अधिक ज्वार उत्पन्न होने वाला केंद्र। लिख लो, को लिखो साउथ हैम्पटन लिखिए। इंग्लिश चैनल में अवस्थित लंदन के दक्षिण में साउथ हैम्पटन द्वीप, छोटा सा द्वीप है ये। अगर आप इसको ठीक से देखोगे तो नजर आएगा, नहीं आएगा शायद, ये रहा यहाँ पे, बहुत छोटा सा द्वीप है ये। साउथ हैम्पटन द्वीप पर दिन में 4 पूर्ण ज्वार आते हैं।
अर्थात 4 बार उच्च व 4 बार निम्न ज्वार आते हैं। ये सीधा सवाल आता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन में 4 बार ज्वार आते हैं, या सर्वाधिक ज्वार प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? साउथहैम्पटन। सर्वाधिक ज्वार प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा? साउथहैम्पटन। यहां पर लिखिए, यहां पर 2 ज्वार उत्तरी सागर से तथा 2 ज्वार है वो इंग्लिश चैनल के कारण आते हैं। यहां पर 2 पूर्ण ज्वार उत्तरी सागर से, और भला हो तो थोड़ा मानचित्र बना दो। मैं तो भला ही हमारे से बोंडा किया हुआ। यहां पर 2 पूर्ण ज्वार उत्तरी महासागर के कारण, उत्तरी सागर के कारण, और 2 पूर्ण ज्वार उत्तरी सागर के कारण और 2 पूर्ण ज्वार इंग्लिश चैनल के कारण आते हैं। ठीक है, तो ये लोकेशन थोड़ी देख लेना, इंग्लैंड, और नीचे इंग्लिश चैनल बना के इधर उत्तरी सागर लिख लो या इंग्लिश चैनल नाम लिख लो, ताकि दिमाग में ये लोकेशन रहेगी आपकी। बना तो ठीक है, नहीं तो हटा दो। अरे उत्तरी सागर, इंग्लिश चैनल या साउथहैम्पटन, ऐसे ही तो बनाना है। ड्रॉ उसमें कंपटीशन में थोड़ी जा रहे हैं हम कार्टोग्राफी के, जहां बढ़िया से बढ़िया चित्र को इनाम दिया जाएगा। हो गया? ये एक तो ये हो गया साउथहैम्पटन के। दूसरा लिखिए फंडी की खाड़ी। ओ कड़ी खाड़ी मारता, ये है फंडी की खाड़ी। हाँ, डी डी। ओ मार सा कई स्थान है। पूरा मैप है कौन, बताओ कहां पे है ये? नोवा स्कॉशिया, न्यू ब्रिंसविक है ये आपके, कोई एडी नदी है, छोड़ो, बताओ ये है कहां पे? कनाडा, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। कनाडा में ही महासागर है, या प्रशांत है या अटलांटिक है? अटलांटिक पक्को? कॉन्फिडेंट हो? हाँ वास्तव यहीं पे ग्रैंड बैंक बड़ा था। ग्रैंड बैंक कहां पे है? न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड की राजधानी है नोवा स्कॉशिया, है क्या नहीं? न्यू फाउंडलैंड की राजधानी है, क्या है? नोवा स्कॉशिया। क्यों आनंद को आयो जदी तो आहा मारता। पूरे 2 घंटे बाद जाके अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। न्यू फाउंडलैंड की राजधानी है नोवा स्कॉशिया। न्यू फाउंडलैंड प्रांत है कनाडा का, जो कि आपके इधर आया हुआ है, कनाडा के साइड में बैफिन सागर जो था ना, उसके पास में आया हुआ है। यहां पे दुनिया का सबसे ऊंचे ज्वार यहां पे आते हैं। कारण है इसकी आकृति चारों तरफ से। जब क्षेत्र शंक्वाकार हो ना, तो ज्वार जनरली ऊंचे आते हैं। तो यहां पर ज्वार की परास जो है वो 30 मीटर तक की होती है। ये बल्ज चला जाता है 15 मीटर का, और नीचे आ जाता है 15 मीटर का। तो ज्वार ये परास कितनी हो जाती है? 30 मीटर की परास होती है। ये अपने आप में सबसे ऊंचे ज्वार यहाँ पे होते हैं। ये प्रश्न 2 टाइप से पूछते हैं कि दुनिया के सबसे ऊंचे ज्वार कहाँ आते हैं, और दूसरा पूछता है कि दुनिया का सबसे अधिकतम ज्वार, ये परास वाला ज्वार कौन सा है। तो बात एक ही है, क्योंकि ऊंचा है तो वो परास मैं आपको पहले दिन ही समझा चुका हूं। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि फंडी की खाड़ी के अंदर दुनिया के सबसे ऊंचे अर्थात सर्वाधिक ज्वार ये परास वाले ज्वार आते हैं। ठीक है, तो लिख लो। एनसीईआरटी ने इसको बहुत ही, क्या आप जानते हो, उस टाइप से किया हुआ है।
हाँ, हाँ, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते, सीखा तो नीचे लिखा हुआ आपने अध्यापक से कंसल्ट करें। लिखा हुआ आप देख रहा कि ज्यादा जानने के लिए अपने शिक्षक को बात करें उससे, पर शिक्षक मत कौन बात करें मरण दो उनके। शिक्षक उठ जा, शिक्षक के थारे की कौन है समझ में आयो, ये बात समझ में आई है फटाकर एलारी छोड़ने की चीज ये। हमारी एक बार एनसीईआरटी ट्रेनिंग हुई तो ट्रेनर ने क्या कहा, सबसे पहली बात यही पढ़ी उसने कि आप में से कितने शिक्षक हैं जो ये जो कॉलम आते हैं उनको पढ़ाते हैं, क्या हाथ पकड़ोगी। उसने कहा कि एनसीईआरटी के अंदर पढ़ाने की, बच्चों में क्रिएटिव थिंकिंग विकसित करने की, ये प्रोजेक्ट मेथड को लागू करने की एकमात्र विधि यही है, और आप ये छोड़ते हो और बाकी का पढ़ा देते हो। क्योंकि उसमें प्रोजेक्ट दिए जाते हैं पूरे के पूरे। बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग होती है ना, जो एक क्रिटिकल थिंकिंग क्या बोलते हैं, हाँ सृजनशीलता नहीं, एक और होता है रचनात्मक, तो क्रिएटिव थिंकिंग होती है। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल जो भी है क्रियाक्रम जो भी है वो डेवलप करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है। तो आप लिखोगे इसमें फंडी की खाड़ी में कि कनाडा के पूर्वी तटों पे, कनाडा के पूर्वी तटों पर नोवा स्कॉशिया के पास, नोवा स्कॉशिया चलो अब आप लास्ट में लिखो फंडी की खाड़ी में नोवा स्कॉशिया न्यू फाउंडलैंड कोस्ट में लिख लेना। नोवा स्कॉशिया के पास अटलांटिक महासागर में फंडी की खाड़ी में, फंडी की खाड़ी में दुनिया के सबसे ऊंचे ज्वार कोस्ट में लिख लो लगभग 15 मीटर, 15 मीटर दुनिया के सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं, जिसका परास 30 मीटर होता है। जिसका सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं, कोस्ट में लिख लो 15 मीटर, और लास्ट लाइन लिख लो जिसका परास रेंज 30 मीटर होती है। 30 मीटर क्यों? 15 उच्च 15 निम्न, तो 30 मीटर परास होती है। इस प्रकार दुनिया का सर्वाधिक परास युक्त ज्वार यहां पे आता है। ठीक है, दुनिया का सर्वाधिक परास युक्त ज्वार यहां पे आता है। ये आवृत्ति के आधार पे तीनों प्रकार के ज्वार हो गए। ठीक है, बस असली कहानी यहीं छुपी थी, हो गई, अब कुछ भी नहीं रहा इसमें। उत्पत्ति के आधार पे वापस सूर्य चंद्रमा वापस आ जाएंगे। ठीक है, कोई कुछ बड़ा इश्यू नहीं है, थोड़ा सा गतियों का ध्यान रखना और कुछ है नहीं। अब हेडिंग दीजिए उत्पत्ति के आधार पे ज्वार। आज सारा 9 बजा दिया। उत्पत्ति के आधार पे ज्वार, इसमें हम 6 प्रकार देखेंगे। मतलब अब 6 प्रकार कोई खास नहीं है, जैसे दीर्घ ज्वार, लघु ज्वार, है ना, ऐसे साथ में आपके उपभू ज्वार, अपभू ज्वार, अयनवर्ती ज्वार, 2-2, 3-3 लाइनें हैं सबके पीछे। अब